हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th के बैंकिंग का यूनिट 3। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं इस चैप्टर का वीडियो बनाऊं, बट ये डिले होते जा रहा था, तो मैंने सोचा कि अब मुझे इसे जल्द से जल्द अपलोड कर देना चाहिए। तो इस चैप्टर में हम लोग जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा कवर करेंगे इन डिटेल। तो अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने पहले की 2 यूनिट का, यूनिट 1 का और यूनिट 2 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, जो कि मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, किसी से भी रिलेटेड, कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ये चैप्टर। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है लिक्विड एसेट, कैश इन हैंड, कैश विद आरबीआई एंड कैश विद अदर बैंक्स। तो पहले हम लोग जान लेते हैं लिक्विड एसेट्स होते क्या हैं। इसकी डेफिनेशन दी हुई है, जो आप चाहे तो कहीं नोट कर सकते हैं, ताकि अगर आपके क्वेश्चन आए एग्ज़ाम या टेस्ट में तो आप लिख सकें। इसकी डेफिनेशन है, अ बैंक्स बैलेंस शीट हैज़ 2 sides, नेमली asset and liability. The investment loan given by bank constitute asset of the bank. As a prudent risk management technique, banks do not pull all their eggs in one basket and hence invest in different types of securities to minimize risk. To meet liquid requirements, banks invest in securities which are liquid. Liquid assets are securities that can be easily converted into money and with minimum impact to the price reveals. तो देखिए, लिक्विड एसेट का क्या मतलब होता है? वो एसेट, अच्छा देखिए, एसेट का मतलब आपको अगर नहीं पता तो मैं समझा देती हूँ। जो कंपनी की बैलेंस शीट बनती है उसमें 2 साइड्स होती हैं, एक लाइबिलिटी और एक एसेट्स। एसेट्स यानी वो चीज़ें जिनसे हमें फ़ायदा मिलता रहेगा। जैसे अगर कोई कंपनी कंप्यूटर्स ख़रीदती है तो काफ़ी सालों तक वो उसे यूज़ करेगी। एक बार उसने उसके पैसे दे दिए, अब वो उसे काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकती है। या फिर कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को लोन दिया है तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट मिलता रहेगा उससे भी कंपनी को प्रॉफिट होता रहेगा, और एक ना एक टाइम पे उसने जो लोन दिया है वो भी वापस हो जाएगा। तो ये सब होते हैं हमारे लिक्विड एसेट्स। और एसेट्स होते हैं वो चीज़ें जो हमें फ़ायदा देती हैं, और लाइबिलिटी होती हैं वो चीज़ें जो हमें पे करनी होती है। जैसे हम लोगों ने, अगर हमारी कंपनी ने किसी से लोन लिया है तो हमें उसे टाइम टू टाइम इंटरेस्ट के साथ वो लोन पे करते रहना होगा। अगर हम लोगों को किसी को सैलरी देनी है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो वो भी हमारी लाइबिलिटी है, क्योंकि वो हमारे खाते में से जा रहा है। तो जो चीज़ें हमसे जा रही हैं, हमें देनी पड़ रही हैं, वो हो जाती हैं लाइबिलिटी, और जो चीज़ें हमें मिलती रहती हैं वो होती हैं एसेट्स। ठीक है। लिक्विड एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम लोग ईज़िली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे चेक। अगर आपने कोई गुड्स जो आपकी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, आपने वो गुड्स बेचे, जैसे किसी कंपनी ने कपड़े का बिज़नेस किया और उन्होंने वो कपड़े किसी को बेचे, तो अब आपके, क्योंकि कंपनी बहुत ही लार्ज स्केल पे अपना प्रोडक्शन करती है, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा किसी कंपनी ने आपसे सामान ख़रीदा हो, उसका लाखों में बिल आया हो, तो उसने आपको चेक दिया होगा। तो चेक आप जैसा कि जानते हैं कि ईज़िली कैश में कन्वर्ट हो सकता है। आप उसे बैंक में ले जाएंगे और बैंक में से ड्रॉ कर देंगे और आपको आपका पैसा मिल जाएगा। तो ऐसे ही जो एसेट्स ईज़िली कन्वर्ट हो जाते हैं पैसों में, वो होते हैं हमारे लिक्विड एसेट्स। और बाकी जो एसेट्स कन्वर्ट नहीं होते वो होते हैं नॉन करेंट एसेट्स। खैर, उनकी बात हम बाद में करेंगे। तो लिक्विड एसेट आपको समझ में आ गया होगा। तो जो बैंक होता है वो एक ही कंपनी को लोन नहीं देता है। जैसे एक कंपनी को वो 10,000 दे देता है, एक कंपनी को 20,000, एक कंपनी को 30,000, मतलब वो अपने आधे आधे पैसे अलग अलग कंपनियों में डालता है। और ऐसा वो क्यों करता है? ताकि रिस्क कम हो। अगर वो सपोज़ 5-6 लाख का लोन एक ही कंपनी को दे देगा और उस कंपनी ने अगर वो लोन रीपे नहीं किया तो उसका पैसा डूब जाएगा। इसलिए वो अपने पैसे अलग अलग जगह पे देता है कि अगर उनमें से कुछ 1-2 कंपनियां लोन रीपे ना भी कर पाएँ तो उसका ज़्यादा लॉस ना हो। ठीक है। अब लिक्विड एसेट के फीचर्स जान लेते हैं। लिक्विड एसेट्स वो एसेट होते हैं जिन्हें हम लोग ईज़िली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो बहुत जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे उन्हें कैश में कन्वर्ट होने में 1 साल के अंदर ही वो कन्वर्ट हो जाते हैं। और कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिन्हें 1 साल से ज़्यादा लगता है, बट नॉर्मली सारे लिक्विड एसेट्स 12 मंथ्स के अंदर हमारे कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं लिक्विड एसेट्स? कैश इन हैंड,
मनी एट कैश and short notice, balance with RBI, balance in current account with other bank, interbank deposit due within 30 days। तो वो पैसा जो हमारे पास है, जैसे हमने कंपनी शुरू की है, अभी हमें प्रॉफिट मिला है जो कि हमारे पास कैश में है, तो वो कैश भी हमारा लिक्विड एसेट है, क्योंकि हमें उसे कैश में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, वो ऑलरेडी हमारे पास कैश में ही है। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, अब अगर हमें किसी ने कह दिया है कि वो कल परसों पैसे देगा तो उसे दे देनी चाहिए, या फिर हम लोग को कोई पैसे नहीं दे रहा है तो हम लोग उसे नोटिस भेजते हैं कि आपको इतने दिन के अंदर अंदर अपने पैसे पे करने ही हैं, तो वो पे करेगा तो हमारे पास कैश आ जाएगा। बैलेंस विद RBI, बैलेंस इन करंट अकाउंट विद अदर बैंक्स, अब वही बात है, आपके पैसे अगर किसी बैंक में हैं तो आप उसे जब भी चाहें ATM से या फिर बैंक में जाके उसे विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि आप अपने पैसे बैंक से निकाल के कैश में ले सकते हैं, ठीक है। इंटर बैंक डिपॉजिट ड्यू विद इन 30 डेज़, ये भी वही है, बैंक में आप पैसे डिपॉजिट करते हैं और इसे निकाल लेते हैं, तो वो कैश में कन्वर्ट होकर आपको मिलती है। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस को हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। द मनी मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट दैट आर क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी। The most important feature of money market instrument is that it is liquid and instruments can be turned into money quickly at low cost. It provides an avenue for equilibrating the short-term surplus fund of lenders and the requirement of borrowers. The call or notice money market forms an important segment of the Indian money market. अभी क्या कह रहे हैं कि जो मनी मार्केट होती है, कह रहे हैं कि जो मनी मार्केट होती है वो हमें फाइनेंशियल एसेट्स देती है। फाइनेंशियल मतलब कुछ ऐसे एसेट्स जिन्हें हम लोग ईज़िली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे उनके नाम नहीं दिए हैं, बट ये आप आगे इन डिटेल पढ़ेंगे कि वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हमें, मान लीजिए हम कैश नहीं रखना चाहते हैं कहीं पर, तो हम लोग उन इंस्ट्रूमेंट्स को ले सकते हैं जो कि ईज़िली इन फ्यूचर हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ईज़िली एट लो कॉस्ट। हमें उनके लिए पैसे भी नहीं लेने पड़ेंगे कि उन्हें करवाना है कन्वर्ट। जैसे ज्वेलरी होती है, अगर आप ज्वेलरी सेल करेंगे तो आपको कुछ पैसे कम में उससे सेल करना पड़ेगा जो उसका एक्चुअल प्राइस उससे। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो ईज़िली लो कॉस्ट पे आपके कन्वर्ट हो जाते हैं मनी में, ठीक है। इनमें 3 चीज़ों के नाम बताए गए हैं। कॉल मनी जो कि ओवरनाइट जो फंड ट्रांसफ़र होते हैं उनसे डील करती है। नोटिस मनी जो 2 से 14 दिन के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनसे डील करती है। टर्म मनी जो कि 15 दिन से 1 साल तक के फंड्स को डील करती है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? जो शेड्यूल्स कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं उन्हें RBI के पास अपना कैश बैलेंस एक परसेंटेज होती है, उतने परसेंटेज का कैश बैलेंस उनके पास जमा रखवाना पड़ता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि जैसे आपको लायबिलिटीज़ पे करनी है किसी की, ठीक है। लायबिलिटीज़ मतलब किसी ने आपको लोन वगैरह दिया है जो आपको पे करना है, तो आप अपना पैसा पहले से कुछ परसेंट अलग रख देते हैं ताकि अगर इन केस आपकी कंपनी डूब जाती है, उसका सारा पैसा डूब जाता है, तो आप उन जो लोन आपने लिया है उन्हें कैसे पे करेंगे। जो पैसे वो आपने जमा किए होते हैं उनसे आप अपना लोन जितने भी आपने लिए हैं उनको थोड़ा पे कर सकते हैं, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो और CRR, कैश रिजर्व रेशियो का हो सकता है फुल फॉर्म में पूछ लें CRR क्या होता है, तो कैश रिजर्व रेशियो होता है इज़ 4% 15 जनवरी 2015 15 जनवरी का जो रेशियो था वो था 4%, ठीक है। CRR अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ कैश विद द बैंक। इफ़ CRR इज़ लेस्ड बैंक शेल have to park larger amount with RBI and this cash available for lending reduce, ठीक है। ये इसकी यहाँ पे इसको थोड़ा समझाया गया। लिक्विडिटी मैनेजमेंट। अब लिक्विडिटी मैनेजमेंट क्या होता है? अब देखिए, आपने जो यूनिट 1 और यूनिट 2 की वीडियो देखी होगी मेरी, या फिर नहीं देखी तो मैं बता देती हूँ कि जो बैंक होता है उसका मेन फंक्शन यही होता है कि वो कुछ कस्टमर्स के डिपॉज़िट लेती है। डिपॉज़िट मतलब उनसे पैसे लेके अपने पास जमा करवा लेती है उनके खातों में, ऑफकोर्स उनके अकाउंट्स में, और उस पर उनको इंटरेस्ट देती है।
और आप सोचते होंगे कि हमारा पैसा किसी और के पास रहने से हमें इंटरेस्ट क्यों मिल रहा है। इसलिए मिलता है कि जो पैसा आपने उनको दिया वो पैसे वो उन लोगों को दे देते हैं जिनकी उसको ज़रूरत है। जैसे आपके पास 10,000 रुपये हैं जिनकी आपको अभी ज़रूरत नहीं है, तो आपने उन्हें बैंक में जमा करवा दिया। और दूसरी तरफ किसी और इंसान को पैसों की ज़रूरत है तो उसने बैंक से लोन लिया, ठीक है, तो वो पैसे बैंक में जो आपने जमा करवाए हैं वो दे देगा बैंक उस इंसान को जिसको उन पैसों की ज़रूरत है एज अ लोन। और वो इंसान जब वो पैसे बैंक को रीपे करेगा, जैसे पर्सन ए ने बैंक में जमा किए 1 लाख रुपए और पर्सन बी ने बैंक से 1 लाख रुपए का लोन ले लिया, तो बैंक ने वही पर्सन ए के पैसे पर्सन बी को लोन के तौर पर दे दिए। तो पर्सन बी जब लोन चुकाएगा इंटरेस्ट के साथ, तो मान लीजिए बैंक ने उससे 7% इंटरेस्ट लिया, ठीक है, तो 7% यानी 7,000 रुपये इंटरेस्ट। तो 7,000 रुपये इंटरेस्ट जो उस बैंक को मिला है उसमें से वो 3 या 4 या जितना भी चाहे उतना इंटरेस्ट दे देगी उन लोगों को जिन्होंने वो पैसे जमा किए थे, यानी पर्सन ए को। और बचा हुआ जो होगा ना वो खुद रख लेगी, ठीक है। तो अगर इन केस कि कोई इंसान ने पैसा लिया, जैसे पर्सन ए ने पैसे जमा किए थे और पर्सन बी ने पैसे लोन के तौर पर लिए थे, पर्सन बी के पास पैसे नहीं बचे हैं और वो बैंक को पैसे वापस नहीं कर पाया, और पर्सन ए जो है वो अपने पैसे विड्रॉ करना चाहता है क्योंकि उसने अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाए थे पैसे, तो अब वो चाहता है कि हम अपने पैसे विड्रॉ कर लें क्योंकि उसे ज़रूरत है। तो अब बैंक उसे वो पैसे कैसे वापस करेगी, क्योंकि उसने तो वो पैसे दिए थे किसी को लोन के लिए और वो पैसे अब डूब चुके। तो इसे हमें इन पैसों को बैंक को बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ता है कि ना देने वालों को दिक्कत हो ना लेने वालों को दिक्कत हो, और इसी को कहते हैं लिक्विडिटी मैनेजमेंट। लिक्विडिटी का मतलब ही ये है कैश को मैनेज करना, ठीक है। एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट यानी कि ALM क्या होता है कि एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी बनती है, यानी कि ALCO, जो कि ध्यान रखती है कि बैंक के पास असेट कितना है और लायबिलिटी कितनी है। असेट मतलब जिनसे अभी उन्हें पैसा वापस लेना है, और लायबिलिटी मतलब जिनको अभी उन्हें पैसा वापस करना है, ठीक है। सपोज़ बैंक ने किसी के पैसे जमा करवाएं अपने पास, तो अब उन्हें उसे वापस भी करना होगा, तो वो लायबिलिटी है क्योंकि अभी हमें उसे वो वापस करना है। और असेट क्या होगा कि हमने किसी और को पैसा दिया हुआ है और हमें उससे पैसा वापस लेना है, तो हमारे पास पैसा वापस आएगा विद इंटरेस्ट, तो वो हमारा असेट है। तो ये देनदार और लेनदार के बीच में जो मैनेजमेंट होता है कि अभी जैसे मैंने आपको पिछले वाले एग्जांपल में बताया कि अगर जैसे हमने लोन दिया है वो पैसे डूब जाएं, तो जिनसे हमने पैसे लिए हैं उनको हम कैसे चुकाएंगे। इसीलिए ये कमेटी बनती है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी ALCO, जो कि नज़र रखती है कि ना बैंक के पास एसेट कम हो ना लायबिलिटी। आई मीन टू से कि दोनों इन इक्वल बैलेंस चलें, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़। अब इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर जिससे हम लोग ने पैसा लिया है उसे हमें पैसे वापस करने हैं और जिसको हमने पैसा दिया है वो वापस नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे। तो इसीलिए बैंक जो होता है वो कहीं अलग अलग जगहों पे पैसे इन्वेस्ट कर देता है, ताकि अगर जिसको लोन दिया है वो पैसे वापस ना करे, तो फिर जो बैंक को अलग दूसरी जगहों से इनकम हो रही है, सपोज़ बैंक ने शेयर्स ख़रीदे हैं और उन शेयर्स पे उन्हें प्रॉफिट मिला, तो जिसने लोन नहीं पे किया है उसकी जगह पे जो उन्हें उसका शेयर्स का प्रॉफिट मिला वो उन्होंने दे दिया किसको, जिनसे उन्होंने पैसे लिए थे, ठीक है। वो तो अपने पैसे वापस मांग रहे हैं और बैंक को कहीं से भी उसे वापस करना होगा। तो बैंक ऐसे ही कई जगह पे सिक्योरिटी के तौर पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर देती है, ताकि अगर जिनको लोन दिया है वो पैसे हमें ना दे वापस, तो फिर हम लोग जिनसे पैसा लिया है उनको अपना पैसा चुका पाएँ, ठीक है। देखिए ऐसे आपको बहुत दिक्कत होगी, मैं आपको समझा देती हूँ। जिनको हमें अभी पैसा देना है वो होते हैं हमारे क्रेडिटर, और जिनसे हमको पैसा सिर्फ लेना है वो होते हैं डेप्टर, ठीक है। डेप्टर यानी कि जिनसे हमको पैसा अभी मिलेगा, क्रेडिटर यानी जिनको हमें देना पड़ेगा। तो अगर डेप्टर ने हमें पैसे नहीं दिए तो फिर हम लोग क्रेडिटर को पैसे कैसे वापस करेंगे। तो इसीलिए हम लोग इधर उधर पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि उन जगहों से पैसे मिले तो हम लोग अपने क्रेडिटर को पैसे वापस कर दें।
ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिसीजन फॉर इन्वेस्टमेंट आर, कौन से 3 फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इस डिसीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट को कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जैसे बैंक अब सोच रहा है कि इन्वेस्ट तो हमें करना है, बट कहाँ इन्वेस्ट करें कि हमारे पैसे डूबे भी नहीं और हमें ज़रूरत के समय वो पैसा मिल भी जाए। तो पहला जो फैक्टर है वो है सेफ्टी। बैंक ऐसी जगह पैसे जमा करना चाहता है जहाँ उसे सेफ्टी मिले, क्योंकि पहले ही उसे डर रहता है कि डेप्टर्स उसे पैसा देंगे कि नहीं दिया तो क्रेडिटर को वापस कैसे करेंगे। तो इसीलिए तो वो पैसे जमा ही कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। पर अगर वहाँ पे भी सेफ्टी नहीं होगी तो उसका तो दोनों तरफ से लॉस हो जाएगा, ना वो क्रेडिटर को पैसे वापस कर पाएगा, ना जहाँ इन्वेस्ट किए वहाँ के भी डूब जाएंगे और डेप्टर पैसे दे नहीं रहा है, हर तरफ से बैंक का लॉस हो जाएगा। इसलिए बैंक ऐसी ही जगह पैसे इन्वेस्ट करता है जहाँ पे पूरी सेफ्टी हो। ठीक है। दूसरा जो फैक्टर है वो है लिक्विडिटी, यानी कि पैसे आसानी से कन्वर्ट हो जाए। ऐसा ना हो कि उसने जहाँ पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो कोई ऐसा चेक दे जो काफ़ी टाइम बाद ड्रॉ हो और वो अपने क्रेडिटर्स को पैसा लौटा ही ना पाए। उसे ऐसे पैसे चाहिए होते हैं कि उसे तुरंत कैश मिल जाए और वो अपने क्रेडिटर्स को पैसा वापस कर दे। ठीक है। रिटर्न, ऑफ कोर्स आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया तो आप चाहेंगे कि आपको टाइम टू टाइम उस पर रिटर्न यानी कि पैसा मिलता रहे। ऐसा नहीं हो कि आपने पैसे जमा कर दिया अब आपको 4-5 साल के बाद एक बार मिलेगा। टाइम टू टाइम जब आपको ज़रूरत पड़े तो पैसे मिलते रहें। ठीक है। अब बैंक इन्वेस्ट इन फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। बैंक किन चीज़ों में इन्वेस्ट करता है ये भी जान लीजिए। ट्रेजरी बिल्स, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये आपको अभी नहीं समझ में आएंगे, बस आप याद कर लीजिए, अभी आप ये आगे जाके समझ जाएंगे। कॉमर्शियल पेपर, कॉरपोरेट डिबेंचर्स एंड शेयर्स, टैक्स फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स। ठीक है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी SLR। अब SLR क्या होता है? अब बैंक को SLR वो चीज़ होती है जो बैंक को स्पेशली कॉमर्शियल बैंक्स को मेंटेन करनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। जैसे जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन्हें गोल्ड के फॉर्म में या किसी सिक्योरिटी के फॉर्म में SLR की ज़रूरत पड़ती है। क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि अगर उसके पास SLR नहीं है यानी कोई सिक्योरिटी ही नहीं है तो फिर उन्होंने जिनको लोन दिया है अगर उन्होंने वापस नहीं किया तो फिर वो कैसे डेप्टर को पे करेंगे। सारी बात बस यहीं पे आ रही है कि अगर डेप्टर्स ने हमें पैसा वापस नहीं किया तो हम लोग क्रेडिटर्स को पैसे कैसे वापस करेंगे। ठीक है। तो ये वो रेशियो होता है जो बैंक को मेंटेन रखना पड़ता है ताकि अगर कभी लॉस हो जाए तो बाकी लोगों का पैसा नहीं डूबना चाहिए। ठीक है। The SLR is expressed as a percentage of total demand and time liability of a bank. Time liability referred to liability which are commercial banks are liable to pay to the customer after a certain period maturity agreed upon. And demand liability are such deposits of customer which are payable on demand. An example of time liability is a 6-month fixed deposit which is not payable demand but after 6 months. An example of demand liability is deposit maintained in saving account or current account that is payable on demand through a check or withdrawn form. वही बात है कि हमें एक परसेंटेज होती है और उतना परसेंट हमें पैसा ना सेव करके रखना पड़ता है जो कि होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्योंकि अगर हमारा पैसा डूब जाए तो उन लोगों को दिक्कत ना हो। 2 तरह की लायबिलिटी बैंक की होती हैं, डिमांड लायबिलिटी और टाइम लायबिलिटी। टाइम लायबिलिटी क्या होती है जो हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा है। आपने अगर चैप्टर 1 नहीं पढ़ा है मेरी वीडियो से तो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। अगर आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 नहीं समझेंगे तो ये चैप्टर आपको इतने अच्छे से समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है। वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से हर एक चीज़ में डिटेल में बता दूँ, बट अगर आप यूनिट 1 और यूनिट 2 पढ़ लेंगे तो आपको खुद बहुत ईजी लगेगा हर चीज़। ठीक है। तो टोटल डिमांड लायबिलिटी क्या होती है? जो कस्टमर्स को डिमांड पे करनी होती है। फॉर एग्जांपल आपका एक सेविंग्स बैंक अकाउंट है, ठीक है, उससे आप कभी भी पैसे ATM से विड्रॉ कर लेते हो। आपने 20-30 हज़ार रुपये जमा करे हैं बैंक में और अब आपको उनके पैसों की ज़रूरत पड़ गई, आपको वो निकालने हैं, लेकिन जो आपका बैंक है वो तो घाटे में चल रहा है, बट फिर भी उसे आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। इसलिए वो SLR यानी कि कुछ पैसे अपने पास सेव रखता है कि अगर आपने पैसे अपने ATM से विड्रॉ करने चाहे या आपने पैसे अपने निकालने चाहे तो बैंक वो आपको दे पाए। ठीक
ठीक है, कभी ऐसा तो नहीं होता है कि बैंक चाहे जितने भी घाटे में हो, ऐसा तो नहीं होता कि आप एटीएम जाओ और एटीएम पे लिख के आ जाए कि बैंक आपको पैसे नहीं दे रहा है क्योंकि वो घाटे में, ऐसा नहीं होता है। तो बैंक जो होता है वो SLR मेंटेन रखता है ताकि वो आपको पैसे वापस कर दे, ठीक है। ये होती हैं डिमांड लायबिलिटीज़, क्योंकि आपकी जब भी डिमांड हो आप उसे निकाल सकते हैं, तो बैंक को देना पड़ेगा जब आप चाहे मांग लीजिए कि हमें अपने पैसे वापस चाहिए और बैंक को देने ही पड़ेंगे। टाइम लायबिलिटी क्या होता है, जैसे फिक्स डिपॉजिट होता है FD, आपने जमा कर दिया, अब जब तक उस FD का टाइम पूरा नहीं होगा, जैसे 1 साल की FD थी तो 1 साल नहीं होगा तब तक बैंक वो आपको नहीं देगी। ऐसा नहीं कि आप 1 साल से पहले जाओ और कहो कि मेरे पैसे मुझे दे दो, नहीं, बैंक को वो टाइम पे ही पे करने हैं। अगर 1 साल की है तो बैंक को उसे अभी नहीं पे करना पड़ रहा है लेकिन वो पे करेगी, ठीक है। तो इन सब लायबिलिटीज़ को, इन सब चीज़ों को कंट्रोल में रखने के लिए बैंक स्टैचुअलिटी लिक्विडिटी रेशियो SLR मेंटेन रखती है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं एडवांसेस, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। एडवांसेस का मतलब है लोन। अब जो बैंक लोन देती है वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं सिक्योर्ड लोन, एक होते हैं अनसिक्योर्ड लोन। इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अनसिक्योर्ड लोन इज़ अ लोन दैट इज़ ग्रांटेड ऑन द बेसिस द बोरोअर्स क्रेडिट वर्दीनेस rather than on the basis of any collateral security. An unsecured loan is one that is obtained without taking any property from the borrower collateral. For the loan, borrowers must have high credit rating to be getting an unsecured loan. This type of loan is also called personal loan, ठीक है। अब अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है कि आप गए बैंक के पास, आपने कहा कि आपको लोन चाहिए। अब सिक्योर्ड लोन्स में क्या होता है, आपको देखिए अनसिक्योर्ड समझने के लिए पहले सिक्योर्ड समझना पड़ेगा। सिक्योर्ड लोन्स क्या होते हैं कि आप गए बैंक के पास, आपने कहा कि हमें लोन चाहिए, तो बैंक कहती है कि मैं आप पे कैसे भरोसा कर लूँ, क्या पता आप मेरे पैसे लेके भाग जाओ, मेरे पैसे वापस ही ना करो, तो ऐसे तो मेरा घाटा हो जाएगा। तो वो क्या कहती है कि आपके पास घर, गाड़ी या कोई गहने या कुछ हो तो वो मेरे पास गिरवी रख दो, ठीक है, मेरे पास वो रख दो और आप पैसे ले जाओ, ठीक है। और अगर आप पैसे नहीं दे पाए तो जो आपने मेरे पास गिरवी रखा है उसको मैं बेच के अपने पैसे पूरे कर लूँगा, और अगर आपने मुझे वो पैसे दे दिए वापस मेरे जो आप मुझसे लेके जा रहे हो, तो आप अपना ये दिया हुआ सामान जो भी हो आपने दिया हो, ज्वेलरी, घर के पेपर्स या कार के पेपर्स, वो आप वापस ले जाओ, ठीक है। तो ये होते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स, जिसमें बैंक पूरा सिक्योर रहता है कि अगर आपने पैसे नहीं भी दिए तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपका सामान बेच के अपने पैसे कवर कर लेगा। अनसिक्योर्ड लोन्स क्या होते हैं, जो बैंक बिना किसी सिक्योरिटी के देता है। आप बैंक के पास गए, बैंक से आपने कहा कि आपको लोन चाहिए, तो बैंक आपसे ये नहीं मांग रही है कि आप पहले अपना घर रखो और या फिर ज्वेलरी रखो या कुछ रखो। और पता है क्यों नहीं मांग रही है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्रेडिट वर्दीनेस, आपको पहले बता देती हूँ क्या होता है। क्रेडिट वर्दीनेस मतलब कि आपने पहले जिन भी बैंकों से पैसा लिया है या किसी से पैसा लिया है वो टाइम टू टाइम पे किया है या नहीं। बैंक पता लगवा लेती है कि आपने टाइम टू टाइम पे करते हैं या लेके भाग जाते हैं। तो अगर आपकी क्रेडिट वर्दीनेस ज़्यादा होती है, इसका मतलब आपने हर बैंक का लोन टाइम टू टाइम सही से पे कर दिया होता है, तो बैंक आप पे भरोसा कर लेती है कि आप उनका लोन भी पे कर देंगे और आपसे सिक्योरिटी के तौर पर कुछ भी घर के पेपर्स, ज्वेलरी के पेपर्स से कुछ भी रखने के लिए नहीं कहती है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस मैं थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि ये आ सकता है। अनसिक्योर्ड लोन्स में हम लोगों को कोई भी कोलेटरल नहीं रखवाना पड़ता बैंक के पास। सिक्योर्ड लोन्स में अपना कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट सामान उनके पास रखवाना पड़ता है। अनसिक्योर्ड लोन्स में बैंक पे रिस्क रहता है कि अगर पैसे रिपे नहीं हुए तो बैंक को दिक्कत होगी। सिक्योर्ड लोन्स में बैंक को कोई दिक्कत नहीं है, आपने पैसा नहीं पे किया तो वो अपने आपका जो सामान कोलेटरल के तौर पे रखा था उसे बेच के अपने पैसे कवर कर लेगी, ठीक है। कुछ चीज़ हम लोग पढ़ लेते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स की। अनसिक्योर्ड लोन्स कौन कौन से होते हैं? क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन फॉर परचेज ऑफ ज्वेलरी, मीटिंग, डोमेस्टिक कंजम्पशन नीड्स। क्रेडिट कार्ड से आप लोग पैसे निकालते हैं और वो एक तरह का लोन हो जाता है जो आपको रीपे करना होता है, ठीक है। पर्सनल लोन्स फॉर परचेज ऑफ ज्वेलरी वगैरह के परचेज़ के लिए। एजुकेशनल लोन फॉर परस्यूइंग हायर एजुकेशन बोथ इन इंडिया या अब्रॉड। इंडिया या अब्रॉड के लिए आपने इंडिया या अब्रॉड में आपने पढ़ाई करने के लिए पैसा लिया। तो कस्टमर ड्यूरेबल लोन्स, ठीक है, ये कुछ लोन्स होते हैं जो कि बैंक अनसिक्योर्ड होते हैं लोन्स,
ठीक है। बैंक अनसिक्योर्ड लोन्स के तौर पर ये वाले लोन्स देता है। अब ये भी जान लेते हैं सिक्योर्ड लोन्स कौन से होते हैं जो बैंक देता है। ऑटो लोन्स, परचेज ऑफ न्यू 4 और 2 व्हीलर, गाड़ी आपको परचेज़ करनी है, ऑटो परचेज़ करनी है। जैसे कई लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो या फिर उन्हें मतलब जैसे एक पर्सन है वो बहुत प्रॉब्लम में चल रहा है, उसके पास कुछ पैसा नहीं है कमाने का, तो उसने बैंक से लोन ले लिया, उस लोन से उसने ऑटो ख़रीद ली, ठीक है, और चला रहा है, पैसे कमा रहा है ताकि उसका घर का खर्चा चल जाए। या फिर आपको गाड़ी ख़रीदनी है, उसके लिए आपने बैंक से लोन ले लिया। होम लोन्स, घर ख़रीदने के लिए आपने पैसा लिया है। इन सब के लिए आपको अपना कुछ ना कुछ सामान गिरवी रखवाना पड़ता है, ठीक है। ये सिक्योर्ड लोन्स और अनसिक्योर्ड लोन्स का मैं अच्छे से पूरा डिफरेंस दिए दे रही हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इससे आप या तो कहीं नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा क्योंकि ये पेपर्स में आ सकता है, ठीक है। लोन के बारे में हम लोग थोड़ा और पढ़ लेते हैं। देयर आर 5 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग लोन एज पर 5 C's। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। लोन आपको लेना है तो 5 C होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब कि बैंक देखती है कि ये इंसान कैसा लग रहा है, उसके बारे में पता करती है कि क्या ये सच्चा इंसान है, क्या ये सच में मेरे पैसे टाइम पे कर देगा, कहीं इसका ऐसा तो कुछ इरादा नहीं है कि ये पैसे लेके भाग जाए। सेकंड C होता है कैपेसिटी, ठीक है। अब कोई इंसान एकदम गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है, तो बैंक आपको लोन क्यों देगी? आपके पास कुछ है नहीं, क्या पता आपने ये पैसे भी खर्च कर लिए, तो फिर आप बैंक को कैसे पैसे वापस करोगे? बैंक का घाटा हो जाएगा। इसलिए बैंक देखती है कि क्या ये पर्सन इतना काबिल है जो मेरे पैसे टाइम पे कर पाएगा। फिर होता है कैपिटल, हाउ मच मनी ही हैज़ पुट इन बिजनेस एज कैपिटल एंड हाउ मच ही सेव फ्रॉम हिज अर्निंग। कैपिटल कि आपके पास कितना पैसा है और कितना आप सेव करके रखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बैंक ने आपको दे दिया, आपने सब उड़ा दिए, अब आपके पास कुछ देने लायक रहा ही नहीं। आप उसको कैसे सेव करके सही से यूज़ करते हो कि सपोज़ आपने अपने कंपनी में पैसा लगाने के लिए पैसा लिया बैंक से, ठीक है, तो बैंक देखती है कि आप कितना पैसा लगा रहे हो और कितना बचा रहे हो, उसको सही से यूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्योंकि अगर आप सही से यूज़ करोगे तभी आपका जो बिज़नेस है वो प्रॉफिट कमाएगा और आप बैंक का लोन रीपे कर पाओगे, ठीक है। तो कैपिटल होता है हमारा तीसरा C। अब पढ़ लेते हैं 4th C, कोलेट्रल। कोलेट्रल यानी कि जो मैंने आपको बताया कि सिक्योर्ड लोन्स में आप बैंक के पास कुछ गिरवी रखवाते हैं, वही होता है कोलेट्रल, ठीक है। फिर होती है कंडीशन, द चेंज दैट आर कॉन्स्टेंटली अकरिंग इन द इकोनॉमी विच मे अफेक्ट द बोरोअर्स बिजनेस। अब वो देखती है आपकी कंडीशन कैसी है, क्या आपके हालात अच्छे चल रहे हैं, क्या आप पैसा वापस कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपकी कंपनी भी घाटे में है और सब आपने जितना भी पैसा अलग अलग बैंकों से ले के लगाया है वो सब डूबा जा रहा है। बैंक सोचती है कि जब हर जगह से आपका पैसा डूब रहा है तो फिर ये पैसा भी डूब सकता है, इसलिए बैंक आपकी कंडीशन भी देखती है, ठीक है। अब कुछ दूसरे क्वेश्चंस पे नज़र डाल लेते हैं जो बैंक ध्यान देती है। वेदर द लोन टू द बोरोअर विल बी प्रॉफिटेबल टू बैंक। बैंक देखती है कि क्या आपको पैसा देना बैंक के लिए कोई प्रॉफिट होगा, कि आप उसका इंटरेस्ट टाइम टू टाइम अच्छे से चुका पाओगे जिससे बैंक को प्रॉफिट हो जाए। इंटरेस्ट यानी जो ब्याज आप उसके जो आपने पैसे लिए उसके लिए जो आप ब्याज पे करते हो, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है वेदर द लोन इज़ एज पर बैंक्स पॉलिसीज़ और यूज़फुल टू द बोरोअर। क्या जो बैंक है वो लोन जो दे रहा है वो बैंक की सारी पॉलिसी फॉलो कर रहा है और बोरोअर के भी काम आ रहा है। फिर whether the venture of the borrower is economically, technologically and financially feasible। क्या वो पैसा हर चीज़ के ध्यान में रखते हुए आपके काम में आएगा। अब पढ़ लेते हैं क्रेडिट रेटिंग, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग भी बहुत ज़रूरी होता है, सही से सुनिएगा। क्रेडिट रेटिंग क्या होता है कि जब आप बैंक से लोन लेते हो तो बैंक आपकी पूरी हिस्ट्री निकाल लेता है और अच्छे से पता कर लेता है कि क्या आपने पुराने पैसे चुकाए हैं। वही क्रेडिट वर्दिनेस वाली बात कि क्या आपने किसी का पैसा डुबोया तो नहीं है, टाइम टू टाइम वापस करते हो या बहुत टाइम बाद वापस करते हो, सही से इंटरेस्ट दे रहे हो या नहीं। ये होती है आपकी क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग का मतलब है कि सारे बैंक जिनसे आपने आज तक पैसा लिया है वो खुश हैं आपसे बहुत, कि ये बहुत अच्छा कस्टमर है मेरा,
ये मुझसे जब भी पैसे लेके जाता है टाइम टू टाइम वापस कर देता है और सही से मुझे इंटरेस्ट भी दे देता है। तो बैंक यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग देखता है कि क्या बाकी बैंक आपसे खुश है। अगर वो खुश है तो फिर वो भी सोचता है कि हाँ, हो सकता है मेरा भी पैसा ही अच्छे से यूज़ करें और मुझे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं पता है आप लोगों को? प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा, बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ। क्रेडिट कार्ड मतलब देखिए, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं। डेबिट कार्ड यानी कि आपने आपके बैंक अकाउंट में आपने जितना पैसा डाला है, जितना पैसा जमा किया है, आप उतने ही पैसे निकाल सकते हो। आपने अगर बैंक में 1,000 रुपये जमा किए तो आप 1,000 से ज़्यादा पैसे विड्रॉ नहीं कर पाओगे। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि आपका एक क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है। जैसे कि आपने जो क्रेडिट कार्ड ख़रीदा है उसकी 20,000 की लिमिट है, 50,000 की लिमिट है, 1,00,000 की लिमिट है। ठीक है, तो आपके बैंक अकाउंट में थे सिर्फ 10,000 रुपये, पर आपको कहीं पे शॉपिंग करनी थी और मतलब जैसे काइंड ऑफ आप मॉल गए। ठीक है, आपने शॉपिंग की, आपको लगा आपने 10,000 की शॉपिंग की, लेकिन शॉपिंग कर ली आपने 20,000 की। खैर, शॉपिंग का एग्जांपल नहीं देते, एग्जांपल ले लेते हैं रेस्टोरेंट का। आप रेस्टोरेंट गए और आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ 1,000 रुपये थे और आपने खाना खा लिया 2-3 हज़ार का। अब आप सोच रहे हो आप कैसे पे करेंगे, क्योंकि अगर आप डेबिट कार्ड से पे करेंगे तो सिर्फ बैंक में 1,000 रुपये हैं तो आप उतने ही पे कर पाएंगे। तो क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की लिमिट समझ लीजिए, क्रेडिट कार्ड में लिमिट्स होती हैं 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 और या फिर उससे भी ज़्यादा। तो मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी 10,000 रुपये, 1,000 तो आपने अपने बैंक अकाउंट से दे दिया और बाकी आपने क्रेडिट कार्ड से 2,000 कटवा दिए। और बाद में जो आपने क्रेडिट कार्ड से एक्स्ट्रा पैसे ले लिए वो एक तरह का लोन है। आपने बैंक से 2,000 रुपये ले लिए जो आपके अकाउंट में थे ही नहीं, आपके पास नहीं थे वो पैसे, लेकिन आपने ले लिए। तो अब वो आपको बैंक को पे करना होगा। जो 2,000 रुपये आपने क्रेडिट कार्ड से निकाल लिए हैं ज़रूरत के टाइम पे, वो आपको बैंक को वापस देना होगा, और वो भी इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं बेनिफिट ऑफ क्रेडिट कार्ड होल्डर। क्रेडिट कार्ड होल्डर जो होते हैं, जिनके पास क्रेडिट कार्ड होता है, उनका क्या बेनिफिट होता है? भैया सबसे बड़ा बेनिफिट तो उनका यही होता है कि उनके पास कन्वीनियंस होती है। वो जब चाहे पैसे यूज़ कर सकते हैं। उन्हें कहीं जाएं और उनके पास पैसों की कमी हो गई तो उन्हें दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो उस टाइम ले सकते हैं। अब मान लीजिए आप कहीं गए और आपको पैसों की अर्जेंट नीड है, तो आप लोन लेने जाओगे तो लोन मिलने में ना काफ़ी टाइम लगता है। तो जब तक आपको लोन मिलेगा तब तक आपका काम निपट चुका होगा। ठीक है, और जब तक आप इधर उधर अगल बगल वालों से या जानने वालों से पैसे मांगोगी ना, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए क्रेडिट कार्ड आपके लिए कन्वीनियंस है बहुत ज़्यादा। आपके जब पैसों की ज़रूरत पड़ी आपको किसी से मांगने नहीं पड़े, आपको बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं फॉलो करना पड़ा जैसे आप लोन्स में करते हैं। ईज़िली आपने पैसे निकाल लिए क्रेडिट कार्ड से और बाद में उसको जब आपके पास पैसे आए आपने चुका दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अपने बच्चे की एक पर्सन ने उसे अपने बच्चे की फ़ीस पे करनी थी स्कूल के, ठीक है, टाइम पे, और उसको सैलरी मिलने वाली थी अगले महीने। तो अब वो पैसे कैसे पे करेगा? तो वो क्रेडिट कार्ड से 5,000 रुपये पे कर दे और उसके बाद जब उसको सैलरी मिले तो वो पैसे क्रेडिट कार्ड वालों को मतलब बैंक को वापस कर दे विद इंटरेस्ट। ठीक है, अब जान लेते हैं कुछ नुकसान जो होते हैं यही क्रेडिट कार्ड लेने के। हर चीज़ में फ़ायदा तो होता नहीं है, कुछ चीज़ों में थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है। तो कौन से नुकसान होते हैं? हाई इंटरेस्ट कॉस्ट। ऑफ कोर्स ही बात है कि जब चाहे पैसा मिल रहा है तो आपको उस पर जितना इंटरेस्ट मांगेंगे उतना देना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं है कि आपने पैसे ले लिए और अब आप इंटरेस्ट उसको बस 2-3% पे कर रहे हो। जितना इंटरेस्ट मांगेंगे ना आपको पे करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट रेट क्रेडिट कार्ड का ज़्यादा ही होता है। यानी आपने अगर क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालें तो आपको अच्छा खासा ब्याज पे करना पड़ेगा, जो कि 30 से 36% होता है। इतना आपको लोन्स पे नहीं पे करना पड़ता है, इससे बहुत कम लोन्स पे करना पड़ता है, पर इसमें आपको 30 से 36% पे करना पड़ता है। जैसे आपने क्रेडिट कार्ड से 1,00,000 रुपये निकाले तो आपको 1,00,000 तो वापस करना ही है, साथ में आपको 30,000 या 35,000 तो आपको उसका ब्याज पे करना है। तो आपका एक तरह से नुकसान हो रहा है। ठीक है, बट ये है कि आपको कन्वीनियंस है कि आपको जब पैसों की ज़रूरत पड़ी आपने निकाल लिए। दूसरा डिमेरिट ये भी है कि प्राइस लिमिट सेट होती है। आपके क्रेडिट कार्ड की जितनी लिमिट है आप उतने ही पैसे निकाल सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है 10,000 का
कि आप 10,000 तक के पैसे निकाल सकते हो, और आपको चाहे ज़रूरत पड़ गई 20,000 का, तो आप जब तक दूसरा क्रेडिट कार्ड लोगे तब तक दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पर्सनल लोन्स की। पर्सनल लोन्स क्या होता है? पर्सनल लोन इज़ एन amount given to an individual for personal purpose that may be paid off at a specific time. In order to obtain a personal loan, one has to provide the bank with the necessary information. For personal bank loans, required information may vary from bank to bank, but one common factor is that the application must have a steady source of income, a relatively good credit report, and an acceptable CIBIL score. That there is an inverse relationship between the CIBIL CIBIL score and interest rate. The higher the CIBIL garners, a low interest rate with a low CIBIL score is penalized with a high interest rate. पहले जान लीजिए CIBIL क्या होता है। CIBIL का फुल फॉर्म है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड। ये ब्यूरो क्या करता है? कस्टमर के बारे में अच्छे से अच्छे इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है कि वो अपना पैसा रीपे करता है कि नहीं, उसका बैकग्राउंड कैसा है, और वो अपना पैसा सही पे करता है कि नहीं, बोल सकते हैं क्रेडिट वर्दीनेस। ठीक है, तो पर्सनल लोन्स क्या होते हैं? जो कोई पर्सनल इंडिविजुअल, जैसे एक पर्सन था, उसे अपने पर्सनल काम के लिए चाहिए था, घर के लिए नहीं, गाड़ी के लिए नहीं, कुछ पर्सनल काम था उसका, किसी को पैसे देने हो या कुछ भी काम हो, उस पर्सनल काम के लिए उसने पैसे लिए। ठीक है, जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद उसे वापस करना था। सपोज़ 1 साल 2 साल या जब भी उसे वापस करना था विद इंटरेस्ट। ठीक है, और उसके लिए बैंक को उसे कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन अपनी प्रोवाइड करनी पड़ती है। हर बैंक को अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। कुछ बैंक ज़्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कुछ बैंक बस ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो वो वैरी करती है बैंक टू बैंक। बट एक चीज़ जो कॉमन होती है वो है CIBIL सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर मतलब वही आपका क्रेडिट वर्दीनेस, आपकी क्रेडिट रेटिंग कितनी है, मतलब आपने पुराने डेब्ट सही से पे किए हैं कि नहीं, आप जो कर्ज़ा लेते हो उससे सही से पे करते हो कि नहीं, आप पे भरोसा किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि आपने अपने काम से पैसा लिया है, अब वो आप अगर पे नहीं किया तो बैंक का लॉस हो जाएगा। इसलिए बैंक आपके बारे में अच्छे से पता कर लेती है। ठीक है, और जो CIBIL यानी कि सिबिल स्कोर होता है, जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड इंडिया की बताती है एक इंसान के बारे में कि ये कितना भरोसेमंद है। वो एक स्कोर होता है जो 3 डिजिट का होता है। ठीक है, 3 डिजिट क्रेडिट स्कोर होता है जो कि 300 से 900 तक जाता है। ठीक है, आपका अगर 300 है सिबिल स्कोर, इसका मतलब आप पे भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। 900 है, इसका मतलब आप पे बिल्कुल भरोसा किया जा सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्रेडिट रिपोर्टिंग की। क्रेडिट रिपोर्टिंग क्या होता है? Once an individual has secured a personal bank loan, the activity on that loan is reported to the credit rating bureau. The way in which a borrower repays the loan with effect of CIBIL score. क्रेडिट रिपोर्टिंग क्या होती है कि सिबिल स्कोर यानी कि जो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस होती है कि आप अपना टाइम से पे आप अपना लोन सही से पे करते हो कि नहीं। तो क्रेडिट रिपोर्टिंग का मतलब है कि सिबिल ब्यूरो आप पे नज़र रखता है कि आप ने जैसे पुराने डेब्ट्स तो पे कर दिया, अब आप ये वाला जो आपने लोन लिया है वो आप सही से पे करोगे या नहीं, उसको आप किस काम के लिए यूज़ कर रहे हो, वो पता करता है। आपकी एक रिपोर्ट निकालता है कि आप उस पैसे को किस तरह से और किस काम के लिए यूज़ कर रहे हो, ताकि वो पैसा किसी गलत काम के लिए यूज़ ना हो और ऐसे काम के लिए यूज़ हो जिससे आपको कुछ प्रॉफिट मिले, जिससे आप बैंक का पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस कर पाओ। ये होता है क्रेडिट रिपोर्टिंग, कि आपके उस पैसे पर थोड़ा नज़र रखी जाती है कि आप उस पैसे को कैसे यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अब बात करते हैं अर्ली रिपेमेंट ऑफ पर्सनल लोन्स। सिंस बैंक अर्न मनी फ्रॉम द इंटरेस्ट और आउटस्टैंडिंग लोन्स, सम बैंक चार्ज एन अर्ली रिपेमेंट पेनाल्टी इन द इवेंट द बोरोअर्स पे द लोन अहेड ऑफ टाइम. Applicants should review the loan agreement to ensure they wouldn't suffer any early repayment penalties. If such a clause exists, notable with the loan officer to get it removed. अब कुछ बैंक क्या करते हैं, देखिए आपने उनसे लोन लिया,
तो आप उनको मान लीजिए आपने कहा 1 साल में पे करेंगे और उसको किश्तों में 1 साल का अगर आपका 30,000 का बिल वो बना क्या 24,000 का आपका इंटरेस्ट बना कि आपने 1,000 का लोन लिया है और आपको 24,000 रुपये पे करने हैं पूरे साल के मिला के इंटरेस्ट ब्याज, पूरे साल का ब्याज आपका 24,000 है जो आपको पे करना है, ठीक है। तो कुल और आपको हर महीने 2-3 हज़ार का इंटरेस्ट देना है। मान लीजिए 2,000 का इंटरेस्ट आपको हर महीने देना है, तब जाके आपका 12 महीने का 24,000 का इंटरेस्ट पूरा हो पाएगा। अब अगर आपने 12 महीने में आपको पैसे वापस करने थे बैंक के और आपने 9 महीने में ही कर दिए, तो कुछ बैंक ऐसे होते हैं वो आपको पेनल्टी चार्ज करते हैं कि आपने जल्दी पैसे क्यों दिए। अब आपको कुछ एक्स्ट्रा पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, कुछ पैसे आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे हमें कि आपने पहले क्यों पैसे पे किए। अब सोचेंगे पहले पैसे पे करना तो अच्छी बात होती है, बैंक पेनल्टी क्यों पे कर रहा है। इसलिए करता है क्योंकि आप जितने ज़्यादा महीने पैसों को अपने पास रखेंगे बैंक को उतना ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अब बैंक ने सोचा था कि आपको 12 महीने के लिए दे देते हैं, आप 12 महीने में आपसे वो 24,000 कमा लेगा, लेकिन आपने पहले ही पैसे दे दिया तो बैंक का प्लान तो फ्लॉप हो गया। उसने सोचा आपसे 24,000 रुपये कमा लेगी, लेकिन आपने तो 9 महीने में ही पे कर दिया, वो आपसे पूरे 24,000 नहीं कमा पाई। तो इस वजह से वो आपसे पेनल्टी मांग लेती है कि आपने पैसे क्यों जल्दी पे किया, आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। इसलिए लोन लेते टाइम ये बात का ध्यान रखा जाता है कि क्या ऐसा कुछ है पॉलिसी कि आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अगर ऐसा है तो फिर आप टाइम टू टाइम ही आप पैसे वापस करें। लोन लिमिट्स। योर पर्सनल लोन लिमिट वुड बी डिटरमाइंड by your income and repayment capacity. Normally, you can avail loan up to rupees 250 lakhs. However, if in metros of New Delhi, Mumbai, Bangalore, Chennai, Hyderabad, Kolkata, salaried individual or self-employed professional can avail personal loan up to 5 lakh. Spouse income can be included provided as she guarantees the loan or the loan is taken jointly. इसमें क्या कह रहे हैं कि लोन की एक लिमिट होती है, ऐसा नहीं कि आपने करोड़ों अरबों का ऐसे ही लोन ले लिया। अगर आपको पर्सनल लोन चाहिए, सपोज़ घर वगैरह के लिए तो अच्छा खासा बड़ा लोन लिया जाता है, पर पर्सनल लोन चाहिए, पर्सनल लोन जिसका मतलब होता है कि आप किसी पर्सनल काम के लिए लोन ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको 2,50,000 तक का लोन मिल जाता है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है आपकी सैलरी पे, क्योंकि अगर आपकी सैलरी कम है तो फिर बैंक कैसे भरोसा कर लेगी कि आप उनका लोन सही टाइम पे चुका दोगे। इसलिए बैंक आपकी सैलरी और आपकी कैपेसिटी देखती है कि कितना लोन आप चुका सकते हो। नॉर्मली इंसान जो होते हैं पर्सनल लोन, जो बाकी लोन्स होते हैं होम लोन्स वगैरह, उसके लिए आपको ज़्यादा पैसा मिल सकता है, पर अगर आपको पर्सनल लोन चाहिए तो उसके लिए आपको 2,50,000 तक का लोन मिल जाएगा। बट अगर आप न्यू दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता एक्सेट्रा में एम्प्लॉय हैं या फिर प्रोफेशनल हैं या फिर ऐसा कुछ है जिसमें आपकी सैलरी ज़्यादा है, तो फिर आपको 5 लाख तक के लोन मिल सकता है, ठीक है। तो आपकी लोन डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी है, क्योंकि बैंक सोचती है कि आपकी सैलरी ज़्यादा होगी तभी तो आप उनका लोन रीपे कर पाओगे, और ना आपकी सैलरी इतनी कम होगी तो फिर आप उनका लोन कैसे रीपे करोगे, ठीक है। अब KYC डॉक्यूमेंट्स फॉर पर्सनल लोन। अब आपको पर्सनल लोन चाहिए अगर, तो KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर, यानी कि बैंक अपने कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन लेती है ताकि बैंक उस कस्टमर पे भरोसा कर सके और ज़रूरत पड़ने पे उसे पकड़ सके अगर वो भागने की कोशिश करे, ठीक है। तो कौन से KYC डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं पर्सनल लोन लेने के लिए? यू विल नीड टू furnish only the following documents if you are an existing customer of a bank. अगर आप उस बैंक के पहले से कस्टमर हैं, सपोज़ आप एक बैंक है उसके में आपका अकाउंट भी था, आप उसी के कस्टमर थे, आप उसी से अपनी सारी यूज़ करते थे, उसी में आपका खाता भी खुला हुआ है और अब वहीं उसी बैंक से लोन ले रही हूँ जहाँ पे आपका खाता खुला हुआ है या आप वहाँ के कस्टमर हो पहले से, तो वहाँ के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की, प्रूफ ऑफ ऑफिशियल एड्रेस, आपके एड्रेस की प्रूफ, आपकी सैलरी, लेटेस्ट सैलरी स्लिप एंड फॉर्म 16 इन द केस ऑफ सैलरीड पर्सन। अगर आप सैलरी मिलती है, कहीं जॉब करते हैं आप, तो आपको उस सैलरी की स्लिप देनी होगी, आपको अपना ऑफिशियल एड्रेस देना होगा, आपकी कोई शॉप है, अगर आप कहीं काम नहीं करते आपकी खुद की शॉप है तो आपको उसका एड्रेस देना होगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देनी होगी, IT रिटर्न फॉर द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स, आपका IT रिटर्न आपके लास्ट 2 ईयर के चाहिए होंगे,
If you are not an existing bank customer, you would also need to establish your identity and give proof of residence. Also, loan repayment is expected to be paid every month as an EMI. You are allowed to pay more than EMI if you wish to, and no prepayment penalty is charged. ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ा कि अगर आप बैंक के कस्टमर पहले से नहीं हो, ठीक है, और आप किसी नए बैंक में गए जहाँ आपका कुछ अकाउंट भी नहीं है, आप जानते भी नहीं हो, और आपने वहाँ पे खुलवाया, ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें तो देनी पड़ेंगी, यानी कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आपका ऑफिशियल घर का एड्रेस, और आपका शॉप अगर है तो शॉप का एड्रेस, वरना आप कहीं एम्प्लॉय हैं तो फिर सैलरी स्लिप, IT रिटर्न्स लास्ट 2 ईयर के, सबको तो आपको देना ही पड़ेगा। बट अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं है, नए कस्टमर हैं बैंक के, तो फिर आपको अपनी आइडेंटिटी के बारे में भी सब कुछ देना पड़ेगा। जैसे आपका आधार कार्ड वगैरह होता है, सारी आपकी आइडेंटिटी से रिलेटेड जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी जो बैंक मांगेगी वो भी आपको देनी पड़ेगी। और आप हर मंथ EMI यानी कि इंटरेस्ट आप कह सकते हो पे करोगे, और आप चाहें तो पहले से अगले महीने का इंटरेस्ट आप पहले से भी पे कर दोगे तो आप पे पेनल्टी नहीं चार्ज होगी। जैसे हम लोगों ने देखा था कि पर्सनल लोन में पेनल्टी चार्ज होती थी, तो इस केस में आप नए कस्टमर हो, आपको पेनल्टी नहीं चार्ज होगी अगर आप पहले से पेमेंट कर दोगे, क्योंकि बैंक सोच रहा है कि चलो नए कस्टमर तो बन रहे हैं मेरे, आज मुझसे लोन ले रहे हैं, कल को कुछ और मेरा यूज़ करेंगे, मैं हमारे बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करेंगे, तो इसलिए आप प्रीपेमेंट भी कर सकते हो लोन की बिना पेनल्टी चार्ज हुए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं EMI। EMI क्या होता है? EMI स्टैंड्स फॉर इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, या आ सकता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। दिस इंस्टॉलमेंट comprises both principal and interest components. EMI calculator enables to find out monthly payments based on loan amount. Processing charges are normally 1% of the loan amount and may vary from bank to bank. Processing fees have to be paid up front. There is no hidden cost or other administrative charges. Opt is given for selling a fixed or floating rate of interest. अब देखिए EMI क्या होता है कि आपने किसी से पैसे लिए, सपोज आपने एक टीवी ख़रीदी, ठीक है, और आपके पास उस टीवी ख़रीदी आपने, वो 30,000 की थी, आपके पास उस टाइम 30,000 पूरे नहीं है, तो आपने कहा कि आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे दे दिया करोगे, हर महीने 5-5 हज़ार करके आप 6 महीने में पैसे पे कर दोगे, और उसमें जो इंटरेस्ट है हर महीने वो भी हर महीने पे करते रहोगे। जैसे आपने 5,000 रुपये तो दिए ही दिए, और 1 महीने का जो भी इंटरेस्ट है वो भी आप देते हो, ठीक है। EMI का फुल फॉर्म क्या है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल लोन्स की। स्टूडेंट लोन्स इन इंडिया have been a popular method of funding higher education in India. With the cost of education going higher, all large public sector and private sector banks offer educational loan. Educational loan क्या होता है कि आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप अब्रॉड यानी कि इंडिया के बाहर जाके पढ़ाई कर पाओ ताकि आपको वहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाए, या इंडिया के अंदर किसी बहुत बड़े कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जॉब पढ़ाई करनी है आपको, उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो आप बैंक से एक लोन ले सकते हैं जो कि होता है एजुकेशनल लोन, जिसके आप यूज़ करते हो अपनी पढ़ाई के ऊपर, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक दोनों ही एजुकेशनल लोन देते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक अगर आपको नहीं पता तो मैंने अपनी यूनिट 1 और यूनिट 2 की वीडियो में बताया है। पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे प्राइवेट बैंक होता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक जो होता है जैसे प्राइवेट स्कूल्स होता है कि एक इंडिविजुअल उसको ओन करता है, और जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो गवर्नमेंट के बैंक है, और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो नॉर्मल इंसान चला रहे हैं, जो गवर्नमेंट से कोई भी नाता नहीं है उनका, बट उनका खुद का एक बैंक है, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन विच कैन बी स्ट्रक्चर्ड। मैक्सिमम आप कितना लोन ले सकते हैं एजुकेशनल लोन पढ़ाई के लिए? मैक्सिमम आप इंडिया में पढ़ाई करने के लिए 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं, और अगर आपको इंडिया से बाहर जाके पढ़ाई करनी है तो आप 30 लाख तक का लोन ले सकते हैं, ठीक है। ये चार्ट एक शो कर रही हूँ मैं, इसमें दिख रहा है कि अगर 4 लाख तक का लोन होता है तो आप 10 साल तक उसकी रिपेमेंट कर सकते हैं, और अगर 4 लाख से ज़्यादा और 7.5 लाख से कम है तो भी आप 10 साल के अंदर उसको पे करना पड़ेगा आपको,
और अगर 7.5 लाख से ज़्यादा का लोन है तो आपको 12 साल के अंदर अंदर उसे पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं व्हाट इज़ कस्टमर ड्यूरेबल लोन्स। कस्टमर ड्यूरेबल लोन्स क्या होते हैं? अ कस्टमर ड्यूरेबल लोन इज़ अ लोन फॉर परचेज ऑफ कस्टमर ड्यूरेबल लाइक वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, टीवी एक्सेट्रा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टीवी, वॉशिंग मशीन और ये सब होम अप्लायंसेस लेने के लिए भी लोग लोन लेते हैं, जिसे कहते हैं कस्टमर ड्यूरेबल लोन, ठीक है। यू हैव फ्लेक्सिबल टेनर ऑप्शन टू चूज़ फ्रॉम रेंजिंग फ्रॉम 6 to 30 मंथ्स। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द लोन, आपको 6 महीने से 30 महीने तक का टाइम मिलता है इस लोन को पे करने के लिए, वॉशिंग मशीन, टीवी एक्सेट्रा का लोन के लिए। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है? आपका इनकम डॉक्यूमेंट, आईडी प्रूफ, आपके घर का यानी कि आपका रेजिडेंट प्रूफ और पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है। और डिपेंड करता है कि आपने कितने ज़्यादा पैसा लिया है, मीन्स कितना ज़्यादा आप ले रहे हैं। सिंस दीज लोन्स आर कैटेगराइज्ड अंडर पर्सनल लोन्स, इंटरेस्ट चार्ज इज़ जनरली हायर देन दोज एप्लीकेबल फॉर सिक्योर लोन्स। तो ये भी एक पर्सनल लोन होता है। पर्सनल लोन यानी कि जिसके लिए आपसे कुछ कोलेट्रल यानी कि कुछ गिरवी नहीं रखवाया जाता, ऐसे ही दिया जाता है आपकी क्रेडिट वर्दीनेस यानी आपके भरोसे पे। तो इसका भी इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। जिस चीज़ के लिए आप कुछ गिरवी रखते हो यानी सिक्योर्ड लोन्स, उसमें आपको इंटरेस्ट कम देना पड़ता है, और जो आप बिना कुछ गिरवी रखे लेते हो उसमें आपका लोन में आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है। ऑटो लोन्स क्या होते हैं? ऑटो लोन्स भी एक तरह का पर्सनल लोन है जो आप ऑटोमोबाइल्स ख़रीदने के लिए लेते हैं। इसके लिए ज़्यादातर आपकी कार गिरवी रखवाई जाती है एज अ कोलेट्रल, ठीक है। Repayment schedule. The minimum amount that you are expected to pay every month is the EMI. You can repay the loan in up to 84 EMIs. The period of the loan will be depend on the cost of the vehicle. तो आप जो भी गाड़ी ले रहे हो, ठीक है, लोन से, उसके लिए आपको EMI हर महीने पे करना होगा, यानी इक्विटेड मनी मंथली इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। और आप मैक्सिमम 84 EMI में बांट सकते हो। जैसे अगर आपका 10 लाख का 10 लाख तो नहीं, आपका 30,000 का लोन था तो आप उसको छोटा करके 84 EMIs में बांट सकते हो, और हर महीने एक EMI कर 84 EMI से आप भर सकते हो। 84 से कम भी ले सकते हो आप, चाहे तो 10 EMI में ही भर दो या फिर 2-3 EMI में भी, जितना आप पे कैपेसिटी है लोन पे करने की, ठीक है। EMI कैलकुलेशंस, आपकी EMI कैसे कैलकुलेट होगी वो डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा ले रहे हो, किस टेनर के हिसाब से ले रहे हो, ठीक है। अगर आप ज़्यादा पैसे लोगे तो आपका हायर इंटरेस्ट रहेगा, कम तो कम इंटरेस्ट, ठीक है। सिक्योरिटी फॉर द कार लोन अगर आप ले रहे हैं, कार खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या सिक्योरिटी देनी पड़ेगी? अ चार्ज ऑफ द व्हीकल फाइनेंस इज नोटेड विथ लोकल RTO, योर स्पाउस गारंटी इफ़ her income has been considered for fixing the loan amount would also be required. Some other security may also be required in certain cases. तो नॉर्मली क्या होता है, अगर आप लोन नहीं पे कर पाए तो सारा पैसा आपको चुकाना पड़ता है, ठीक है, आपके घर वालों को नहीं, आपको चुकाना पड़ता है। तो इसमें कह रहे हैं कि अगर आपने कार लोन लिया है तो आप गारंटी के तौर पर ये कर सकते हैं कि आपके वाइफ या हस्बैंड या फिर जो भी है, आप उनकी सैलरी में से पैसे देने का वादा कर सकते हैं कि उनकी जो भी सैलरी आएगी उससे आप पैसा वापस करेंगे कार लोन का। और कुछ अदर सिक्योरिटीज़ होती हैं वो भी आप रख सकते हैं, ठीक है। होम और मॉर्टगेज लोन, अब घर के लिए लोन लेते हैं कई लोग जिन्हें खुद का घर बनवाना होता है। दिस इज़ अ लोन गिवन बाय अ बैंक, हाउसिंग फंड्स कंपनी और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द परचेज ऑफ अ लोन। इन अ होम मॉर्टगेज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, द बोरोवर, ट्रांसफर द टाइटल to the lender on the condition that the title will be transferred back to the owner once he repay has been made and other terms of the mortgage loan. आप लोन ले रहे हैं तो आप डायरेक्ट अपने नाम पर नहीं लोगे, आपके नाम, आपका घर तो हो जाएगा बट आपको पूरी तरह से वो तब मिलेगा जब आप बैंक से लिए हुए पूरा पैसा चुका दोगे, ठीक है। होम मॉर्टगेज will have either a fixed or floating interest rate which is paid monthly along with a contribution to the principal loan amount. As more principal get prepaid over a period of time,
इंटरेस्ट अक्योर्ड अमाउंट कम्स डाउन। अब इसमें क्या रहे, फिक्स्ड और फ्लोटिंग इंटरेस्ट चार्जेस होती है। फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस यानी एक बार बैंक ने बता दिया कि आपको हर महीने 8% का इंटरेस्ट देना है, तो आपको 8% का ही देना है। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट क्या होता है, जो हर बार बदलता रहता है। कभी आपने 8% का बैंक ने मांग लिया, कभी कहा 6% दीजिए, कभी कह रहे 9% दीजिए। जैसे उनकी सिचुएशन है बैंक की, जैसा वो रन कर रहा है उस हिसाब से वो चेंज करता रहता है इंटरेस्ट रेट, ठीक है। और जैसे जैसे आप अपना लोन कम करते जाओगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वापस करते जाओगे बैंक को, वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट वगैरह थोड़ा कम होता जाएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ होम लोन, कितने तरह के होम लोन होते हैं। होम परचेज लोन, दिस इज़ द बेसिक टाइप ऑफ होम लोन विच इज़ द पर्पस ऑफ परचेजिंग लोन। होम परचेज लोन कौन सा लोन होता है, जो आप होम घर ख़रीदने के लिए लेते हो। फिर दूसरा होम लोन कौन सा होता है, होम इम्प्रूवमेंट लोन। दिस टाइप ऑफ लोन इज़ द फॉर द रिनोवेशन और रिपेयर ऑफ द होम। होम इम्प्रूवमेंट लोन आप इसलिए लेते हो कि आपको अपने घर की रिनोवेशन करवानी है, या घर को फिर से बनवाना है, या कुछ करवाना है रिपेयर अपने घर में, उसके लिए आप लेते हो होम इम्प्रूवमेंट लोन, ठीक है। होम एक्सटेंशन लोन क्या होता है, दिस टाइप ऑफ लोन सर्व द पर्पस व्हेन द बोरोअर वांट टू एक्सटेंड एंड एक्सपैंड एग्जिस्टिंग होम। आपका घर है, आपके घर के पास और भी कोई ज़मीन पड़ी है, आपको अपना घर और बढ़वाना है, तो उसके लिए आप लेते हो होम एक्सटेंशन लोन, क्योंकि ना आप उसको रिपेयर करवा रहे हो, ना आप नया घर खरीद रहे हो, आप बस जो घर है उसी को बढ़वा रहे हो, तो इसके लिए आप लेते हो होम एक्सटेंशन लोन, ठीक है। होम कन्वर्जन लोन, दिस इज़ दैट लोन within the borrower has already taken a home loan to finance his current home but now want to move to another home. This conversion home loan help to borrower to transfer the existing loan to the new home, which requires extra funds, so the new loan pays the previous loan and fulfills money required for the new loan. अब आपने एक घर के लिए पैसे लिया, सपोज़ उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए पैसे दिया, ठीक है, उसको रिनोवेट करवाने के लिए। अब घर आपका रेनोवेट हो रहा है, तो आप सोच रहे हो कि आप एक नया घर भी ले लो, तो आपको फिर से पैसे चाहिए, तो आप क्या करोगे, नया होम लोन लोगे, उससे पुराने पैसे चुका दोगे, और जो पुराने वाले बच्चे उससे नया घर ले लो, ठीक है। अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ये होता है होम कन्वर्जन लोन, कि आप अपना होम कहीं और ले रहे हो, ठीक है। ब्रिज लोन, this type of loan help finance the new home of the borrower when he wants to sell the existing home. This is normally a short term loan to the borrower and help during the intermittent period when he want to sell the old home and buy a new one. It is given till time a borrower is found for the old home. ब्रिज लोन क्या होता है कि आप अपना पुराना घर जो है उसको बेच दोगे, फिर नया घर लोगे, तो उस केस में आप लेते हो ब्रिज लोन, ठीक है। सो स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, और इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट भी मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी। तो इस चैप्टर में मैंने आपको इस चैप्टर का मेन जो भी इम्पोर्टेंट है, जो आपके टेस्ट में आ सकता है, वो आपको पूरा अच्छे से पढ़ा दिया है। बट अगर फिर भी आपको कोई डाउट या कोई क्वेरी रह गई हो, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बिलो, और आप मुझे सजेशन दीजिएगा कि मैं बैंकिंग के अलावा और किन सब्जेक्ट्स पे वीडियो बनाऊँ। सो स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट पार्ट वीडियो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।